या ऐसे क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया कि उनको किसी तरह का लाभ पहुंचे। बीजेपी की राजनीति सवर्ण आधारित मानी जाती है और ये चुनाव में शिक्षा मित्रों ने आधे से ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। उनको नहीं लड़ना पड़ता, वो मैं ही लड़ता, मैं ही उसको भारत बंद का इशू बना देता। आप समझे नहीं? मैं उसको भारत बंद का इशू बना देता। नहीं, भारत बंद का इशू बनता है। 7,000 शिक्षा मित्र केवल यूपी का 1,75,000 जो हमारे शिक्षा मित्र थे उनको शिक्षक बनाने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षक बना दिया। 2 लाख हमारे जो शिक्षा मित्र का मैटर है उसमें हाथ जोड़ देते हैं सोविंदर भैया, इसमें कुछ नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत कहना नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जो शिक्षा मित्रों से जुड़ा है, शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण से जुड़ा है, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे सवाल बीच बीच में आते रहे हैं जिनको लेकर लोगों ने अलग अलग राय रखी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रवि बहार, जो कि एक शिक्षक रहे हैं पत्रकारिता के और शिक्षा मित्र भी हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं आपसे कि हमारी कई शिक्षा मित्रों से ऐसी बातचीत हुई तो उनका कहना ये था, बल्कि एक तो जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे और लंबे समय तक उनके सपोर्टर रहे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, उनका कहना ये था कि हमारी आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमारी ही सरकार जो है शिक्षा मित्रों को अपना दुश्मन बतौर कैसे लेती है, क्यों उनको ऐसा मानती है कि वो उनके लोग नहीं हैं। इसके क्या कारण लगते हैं? अच्छा, एक सवाल हम इसके साथ में आपके और जोड़ भी देते हैं, वो ये कि बहुजन आंदोलन के जो एक अहम चेहरा हैं वामन मेश्राम, तो वामसेफ के जो नेता हैं, उनसे भी हमारी इस सिलसिले में बात हुई थी। तो उन्होंने अपना एक अलग तर्क दिया था कि शिक्षा मित्र जो हैं वो क्योंकि सामाजिक आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं करते, तो इसलिए सामाजिक आंदोलन से उनको ये उम्मीद जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। राजनीति का हिस्सा है, मगर शिक्षा कर्मियों को पूछना चाहिए कि आप किसी आंदोलन का हिस्सा है? अपनी नौकरी के लिए आप केवल लड़ रहे हैं, समाज की कोई लड़ाई लड़ रहे हैं? वामसेफ लोग जो है ये तो समाज की लड़ाई लड़ रहे। मान लो रिजर्वेशन का मुद्दे पर लड़ रहे, मान लो, तो रिजर्वेशन तो किसी एक व्यक्ति के नाम पर लिखा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लिखा नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट के नाम पर लिखा है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर लिखा है, ओबीसी के नाम पर लिखा है। तो ओबीसी तो समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, शेड्यूल ट्राइब समाज है, ये तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर तुम तो अपनी निजी, अपनी शिक्षक कर्मी की लड़ाई लड़ रहे हो। तो जो समाज की बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें तुम लोगों का रोल क्या है? उसमें तुम रोल प्ले नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी लड़ाई कमजोर हो रही है। क्या करना चाहिए उनको? उनको ये लड़ाई लड़ने के साथ साथ जो समाज की लड़ाई है वो लड़ने के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। अगर खड़ा हो गए होते तो ये उनको नहीं लड़ना पड़ता, वामन मेश्राम ही लड़ता, फिर उनको नहीं लड़ना पड़ता, वो मैं ही लड़ता, मैं ही उसको भारत बंद का इशू बना देता। नहीं, आप समझे नहीं? मैं उसको भारत बंद का इशू बना देता। नहीं, भारत बंद का इशू बनता है। 7,000 शिक्षा मित्र केवल यूपी का मामला नहीं है, ये सारे देश भर में है। ये जो है ये शिक्षा कर्मी का मामला, शिक्षा मित्र का मामला, ये सारे देश भर में है। तो मैं भारत बंद करवा देता, मगर ये लोग केवल अपने पेट की और नौकरी के बारे में ही सोचते रहते हैं उनकी। तो कुल मिलाकर ये क्या कोई कास्ट कंपोजिशन का मैटर है, कम्युनिटी कंपोजिशन का मैटर है, ये या इस बात में कितना दम है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्रों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके महामंत्री की एक पोस्ट की जानकारी देना चाहूँगा। चौधरी साहब हैं जो महामंत्री हैं। क्या नाम है पूरा उनका? नाम पुनीत चौधरी। तो पुनीत चौधरी ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मेरी संघ प्रचारक से वार्ता हुई और संघ प्रचारक ने ये संघ से मतलब
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। चूंकि वो भी संघ से जुड़े हुए हैं। और कौन, पुनीत चौधरी जुड़े जी हैं? जी, पुनीत चौधरी बिजनौर से हैं। और पुनीत चौधरी ने अपनी पोस्ट में ये लिखा कि मेरी एक संघ प्रचारक जो वरिष्ठ हैं उनसे वार्ता हुई शिक्षा मित्रों के मुद्दे पे। उन्होंने कहा कि देखिए, शिक्षा मित्रों का हमारी सरकार में कुछ नहीं हो सकेगा और हम शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं करेंगे। ये करीब 2 साल से ऊपर हो चुका है, तब की बात है, तब उन्होंने ये पोस्ट लिखी थी। हमारे जो शिक्षा मित्र का मैटर है उसमें हाथ जोड़ देते हैं सुविंदर भैया, इसमें कुछ नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत खिसियाने हुए, पता नहीं क्यों खिसियाने। हमने पूरे प्रदेश में मेहनत करके डबल इंजन की सरकार बनवाई, सपोर्ट किया, उसमें नहीं मांगते किसी को। मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने मुझे बैठालने के बाद कॉफ़ी मंगवाई, फिर बात करने के बाद फिर एक बार कॉफ़ी पिलवाई। बोले आप लोग बहुत मेहनती हैं, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है पूरे प्रदेश से, अब आप हमारी जो हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं अपने चुनाव का, उसमें आपको रखेंगे। पूरे देश में जो भी कर्मचारी 10 साल काम कर चुका है उनको परमानेंट करेंगे, और जो 5 साल काम कर चुके हैं उनके लिए हम एक नियम ऐसा बना देंगे 10 साल पूरे होने पर वो लोग भी परमानेंट हो जाएंगे। कोई भी संविदा कर्मचारी आगे आने वाले भविष्य में पीड़ित नहीं होगा। तो हम लोग बहुत खुश हुए। ठीक है साहब, आप रखिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, सरकार बनवाएंगे। हमने यहाँ आके अपने भैया घर हुआ रिश्तेदार बिरादरी समाज में सपोर्ट किया, सरकार आ गई यूपी में और केंद्र में भी। उसके बाद हम लोग दोबारा मिलने गए, दोबारा मेरा पास नहीं बना। तो आपने जो सवाल किया कि ऐसी क्या कास्ट कंपोजिशन की वजह है या ऐसे क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया कि उनको किसी तरह का लाभ पहुंचे। तो उसके पीछे 2 फैक्टर काम करते हैं। मेरी अपनी जो पर्सनल राय है, मैं किसी संगठन की तरफ से ये बात नहीं कह रहा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और व्यक्तिगत मत जो बना वो इसके पीछे काफ़ी शोध कह सकते हैं, या शिक्षा मित्रों से मैं करीब शिक्षा मित्रों के मामले में 2015 से लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं केस भी लड़ता रहा हूं और लगातार लीगल एक्टिविटी में मेरा काम रहा है। तो 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि शिक्षा मित्रों का जो कास्ट कंपोजिशन है वो मतलब सूट नहीं करता है बीजेपी की राजनीति में। कैसे? देखिए, बीजेपी की राजनीति सवर्ण आधारित मानी जाती है और मुझे लगता है कुछ हद तक है भी, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार रही। योगी जी की सरकार में आपने देखा ही होगा कि जो ख़ास तौर से एक विशेष बिरादरी के लोगों का ही अपॉइंटमेंट होता रहा। विशेष बिरादरी के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दी गई, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। ये ऐसा लोग मानते हैं, कई जगह देखने में भी आया। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में 1,37,000 जैसा कि मतलब काउंटिंग में गिने जा रहे हैं, हालांकि 1,50,000 प्लस 1,52,000 के आसपास जो है वो शिक्षा मित्र हैं। इनमें 15% SC कैटेगरी मान के चलिए, SC ST, और 15% चूँकि मुस्लिम और दलित लगभग एक ही स्थिति में रहे हैं शुरू से अब तक। चाहे वो दलित हों या मुस्लिम हों, सबकी जो इकोनॉमिक का हालत है या सोशल स्थिति है वो एक जैसी ही है। तो ये दोनों 15% मान लीजिए। और सबसे बड़ा तबका जो है वो OBC का है शिक्षा मित्रों में, और बहुत कम संख्या में जो लोग आते हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये रही कि जो दोनों भर्तियाँ हुई या अब तक जो भी भर्तियाँ हुई, जो क्रीमी लेयर था, चाहे वो SC का हो, OBC का हो या जनरल का हो, वो क्रीमी लेयर भर्ती हो चुका। बाकी कौन बचता है? बाकी बचते हैं SC और OBC। जनरल कास्ट के बहुत कम लोग जो हैं वो बतौर शिक्षा मित्र बचे हुए रहते हैं। अब उनके लिए फ़ायदा पहुंचाना, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरे ये कि
शिक्षा मित्रों का जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि ये सपा के एजेंट कहलाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। पिछले चुनाव में शिक्षा मित्रों ने, आधे से ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, पूरी तरह से लगन से जो है वो बीजेपी को लड़ाया था। मेरे अपने बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ये रो रो के मुझे सुनाते थे कि साहब हमने बीजेपी को वोट दिया था और आज हमारी ये स्थिति है। जबकि सरकार को ये देखना था कि किस तरह से इन लोगों के लिए इंसाफ मिल जाता है, इन लोगों को की रोजी रोज़गार चल जाता, लेकिन नहीं चला। लेकिन हुआ यही कि दोनों फैक्टरों ने काम किया अपनी अपनी जगह, और शिक्षा मित्रों के लिए कहीं से भी किसी भी तरह की मदद करने से यहाँ तक हुआ है, आप समझ लीजिए शिक्षा मित्रों की पोस्ट में भर्ती होती है, यानी 1,37,000 टीचर्स की 2 पार्ट में भर्ती करने के लिए कदम उठाया जाता है। और उस कदम उठाने पे भर्ती कितने होते हैं? 7-5-12,000 शिक्षा मित्र। 1,37,000 में मात्र 12,000 शिक्षा मित्र भर्ती होते हैं। क्यों? जब एक नई भर्ती परीक्षा लागू कर दी जाती है और उस भर्ती परीक्षा में भी होता क्या है कि जब पहली भर्ती परीक्षा आती है तो 33% पे पास होने के लिए सर्कुलर जारी किया जाता है 1 हफ्ता पहले, और 33% दिमाग में शिक्षा मित्र के बैठा हुआ है और वो उसी हिसाब से अपनी तैयारी किए हुए बैठा है कि चलो कोई बात नहीं, 33% तो लाना है, हम लोग तो हो ही जाएंगे। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा है कि न्यायोचित समाधान किया जाएगा। हो सकता है सरकार ने हमारे लिए इस तरह से सोचा हो कि नई भर्ती करके और हम इनको परमानेंट कर देंगे। वो इस धोखे में मारा जाता है और वो 33% की जगह 45% कर दिया जाता है। अब 45% में सरकार हाई कोर्ट जा करके उसको एक्सेप्ट कर लेती है और मात्र 7,000 कुछ शिक्षा मित्र भर्ती होते हैं पहली भर्ती परीक्षा में। फिर 69,000 भर्ती आती है, इसमें 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं। तो फिर चेक किया जाता है कि कितने शिक्षा मित्र जो हैं वो पास हो रहे हैं, और उसके बाद पासिंग परसेंटेज 65% कर दिया जाता है 45 का। और वो भी कब? दुनिया की शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें ये तय किया जाता हो कि आपको परीक्षा होने के बाद ये तय किया जाता हो कि आपको इतने पे पास होना। हर विद्यार्थी को ये बताया जाता है कि 33% पे आप पास हो जाओगे या 45 पे हो जाओगे। जैसे टेट का ही मान लीजिए, इसमें भी 55% का जो है वो रखा गया है, 60% का रखा गया। ठीक है कि साहब इतने परसेंट अगर आपके हैं तो आप पास, लेकिन ये पहले बताया जाता है। परीक्षा हो जाने के बाद ये तय होता है कि आपको 65% आपके होंगे तो आप पास हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये देखना है कि हमारे वाले लोग कैसे करके हमारे सीन में आ रहे हैं, नौकरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए, ओबीसी आयोग पूरे साल भर ये आवाज़ उठाता रहा, बार-बार अपनी चिट्ठियाँ भेजता रहा सरकार को कि ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने उसकी एक नहीं सुनी। और अभी 3 महीने पहले 6,000 भर्ती अलग से करने के लिए, मतलब सूची जारी करने के लिए सर्कुलर आ गया कि 6,000 की भर्ती अलग से की जाएगी ओबीसी की, इसलिए क्योंकि इनके आरक्षण का पालन नहीं हो पाया तरीके से। सरकार मतलब ने ये मान लिया सरकार ने कि ये पालन नहीं किया रिजर्वेशन का। अब एससी वाले बेचारे या जो दूसरे कैटेगरी के लोग थे वो तो ये कह भी नहीं पाए क्योंकि वो लोग कम थे। ओबीसी वालों ने कम से कम अपनी आवाज़ उठाई, उनकी बात सुन ली गई। यही चीज़ आप, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार के मन में क्या रहा, क्या कारण रहे पिछले 5 साल में कि शिक्षा मित्रों के साथ कुछ नहीं हुआ। मतलब आपका कहना ये है कि जो ये मेंटालिटी कहें या कहें ये विचारधारा जो कि जिसकी बात अक्सर होती है कि ख़ास तौर पर बहुजन आंदोलन में कि एससी, एसटी, ओबीसी मिनॉरिटी का जो सेक्शन है 85% तक, वही सेक्शन सबसे बड़ा है शिक्षा मित्रों के अंदर, और जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर नहीं है। और इसी वजह से वो एक अनदेखा करते हैं या अनदेखा किया गया है, इस तरह की बात है। ये बात सच है? जी, अभी मैं आपको बताऊं, ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
ओबीसी से आते हैं। चूँकि एक विशेष विचारधारा या एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने संसद में बाकायदा तौर पे शिक्षा मित्रों के खिलाफ पूरा एक बयान दिया, पूरा एक भाषण है इनका, आज भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। 1,75,000 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके लिए सैया भय कोतवाल तो डर का है का मनमाना करके, उसने जहां भर्ती जो शिक्षा मित्र थे 1,75,000 जो हमारे शिक्षा मित्र थे, उनको शिक्षक बनाने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षक बना दिया। 2 लाख की संख्या में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए नौजवान, जिनको शिक्षक बनाना चाहिए उनको शिक्षक नहीं बनाया गया। जिसमें ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि शिक्षा मित्र जो है वो सपा की सरकार ने इनको इलीगली अपॉइंटमेंट दे दिया है और इनको हटाया जाए। अब चूँकि शिक्षा मित्र इलीगली अपॉइंटमेंट दिया गया है, ऐसा बोलने वाली शख्सियत जब खुद उप मुख्यमंत्री के तौर पे बैठी हुई है, और वो ऐसे में आप मानते हैं कि क्या वो शिक्षा मित्रों का कोई भला हो सकता है? उसके बावजूद आप मान के चलिए कि शिक्षा मित्रों ने 50% से एवं ने बीजेपी को सपोर्ट किया, तब किया था, लेकिन इस बार लग रहा है शायद ऐसा नहीं हुआ। इस बार मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा मित्र जो कोर वोटर है उसको छोड़ करके कोई भी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता हो, मुझे ऐसा नहीं लगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और ये एक सामाजिक मुद्दा भी है जो शिक्षा मित्रों के बीच में ये तैर कर आया है असल में, और इसमें बहुत गहराई है। इस बारे में जो सभी लोग हैं वो इस पर विचार करें कि क्या वास्तव में इस बात में कितनी सच्चाई है और इस आधार पर कैसे कोई राजनीति तय होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी।